अर्जुन ने तान्या और उसके पिता मिस्टर मेहता को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से सोच लिया था। उनके साथ वो खेल खेलना भी शुरू कर दिया था। अब क्या करेगा आगे अर्जुन उनके साथ, देखेंगे आज के एपिसोड नंबर 10 में। दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप पहली बार नए आए हैं तो अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें। कल की वीडियो में हम उनका नाम लेंगे जो नए हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। चलिए आज का एपिसोड नंबर 10 को करते हैं शुरू। अर्जुन ने मेहता के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी ही विनम्रता से हिचकिचाकर कहा, ओह, मैं कोशिश करता हूँ अंकल, लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सीधा रणविजय जी को नहीं जानता हूँ। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरा रणविजय के साथ कोई रिलेशन नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसके अग्निहोत्री परिवार के साथ गहरे कनेक्शन है। मैं तो बस एक छोटे से गांव से आया हुआ साधारण लड़का हूँ। मेरे रणविजय जी से बड़े लोगों के साथ कनेक्शन कैसे हो सकते हैं? मेरी तो उनसे बात करने की भी हैसियत नहीं है। उसकी बात सुनते ही तान्या और मिस्टर मेहता के चेहरों पर निराशा छा गई। तान्या, जो अभी अर्जुन को अपना मसीहा समझ रही थी, उसकी नजरों में अर्जुन का कद छोटा हो गया था। तान्या ने आंसू पोंछ कर कहा, क्या? तो तुम अग्निहोत्री परिवार को नहीं जानते? तुम उनके लिए काम नहीं करते? अर्जुन ने तुरंत झूठ बोलकर कहा, नहीं तान्या, मैं तो बस उस दिन अपने दोस्त की मदद से वो फाइल लेकर आया था। मैं तो एक गरीब लड़का हूँ यार। मेरी हालात के बारे में तुम तो अच्छे से जानती हो। उसकी यह बात सुनकर मिस्टर मेहता को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अर्जुन ने अपनी तुरंत चाल चल दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरा वो दोस्त सुशांत, वो अग्निहोत्री ग्रुप की मुंबई ब्रांच का जनरल मैनेजर है। उसका रणविजय सर के साथ उठना बैठना सीधा है। अगर वो चाहे तो एक फोन कॉल पर सब रुकवा सकता है। मैं उसे बुलवाता हूँ। मेरे कहने पर वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। ये कहकर अर्जुन ने अपना पुराना सेल फोन निकाला। वहीं उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहता की डूबती उम्मीद से फिर से सहारा मिल गया। उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा, बुलाओ बेटा, जल्दी बुलाओ। उससे कहो कि मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस मेरी फैक्ट्री बचा लो। आज मिस्टर मेहता अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार था। वहीं आगे से अर्जुन ने नंबर डायल किया। नंबर सुशांत का था और जिसे नित्या ने पहले ही पूरी स्क्रिप्ट समझा दी थी। अर्जुन ने स्पीकर पर बात करके लेकिन धीमी आवाज में कहा, हेलो सुशांत भाई, बहुत मुसीबत हो गई। मेरे करीबी अंकल है मेहता जी। हाँ, अग्निहोत्री ग्रुप ने उनकी रिकवरी निकाल दी है। भाई प्लीज आजा। सिर्फ तू ही आज इनको बचा सकता है। उधर से सुशांत ने सदी हुई आवाज कही, तुम चिंता मत करो, मैं अगले 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने फोन काट दिया। फोन कटने के तुरंत बाद अर्जुन ने मिस्टर मेहता से कहा, वो आ रहा है, बस 15 मिनट। ठीक 15 मिनट बाद मेहता हाउस के गेट पर एक चमचमाती हुई ऑडी 8 आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सुशांत उतरा। सुशांत देखने में बड़ा हैंडसम, डैशिंग और अमीर लग रहा था। उसने एक इटालियन 3 पीस सूट पहना था। उसकी कलाई पर रोलेक्स घड़ी थी, आंखों पर महंगे सनग्लासेस। उसकी पूरी पर्सनैलिटी चीख चीख कर कह रहा था कि वो एक सुप्रीम पावर रखता है। उसको देखते ही अर्जुन ने मन ही मन में नित्या की तारीफ की कि उसने कास्टिंग बहुत अच्छी की थी। इसके बाद सुशांत अंदर आया। जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, पुलिस वाले भी उसका सूट और अंदाज देखकर थोड़ा पीछे हट गए। तभी सुशांत ने अपनी भारी आवाज में कहा, अर्जुन। ये कहकर उसने अर्जुन को गले नहीं लगाया, बस कंधे पर हाथ रखा, जैसे एक अमीर आदमी अपने गरीब दोस्त पर एहसान कर रहा हो। उसने अर्जुन से पूछा, क्या लफड़ा है यार, तुम बिना मुझे बिजी शेड्यूल में कहां कहां बुला लेते हो? आगे से अर्जुन ने भी छोटा बनकर कहा, सॉरी भाई, लेकिन ये बहुत जरूरी था, मिलो इनसे। ये मिस्टर मेहता है और ये उनकी बेटी तान्या, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनते ही सुशांत ने अपना चश्मा उतारा और तान्या की तरफ देखा। तान्या जो रो रही थी, सुशांत को देखते ही एक पल के लिए अपने आंसू भूल गई। देखने में सुशांत की पर्सनैलिटी अर्जुन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। तभी सुशांत ने उसकी तरफ देखकर एक चार्मिंग मुस्कान के साथ कहा, हेलो। लेकिन तभी मिस्टर मेहता ने सुशांत के हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, सर, सुशांत सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बैंक ने मेरी फैक्ट्री सील करवा दी। मेरा सब कुछ लुट जाएगा। प्लीज रणविजय जी से बात करके ये प्रॉब्लम सोल्व करवा दीजिए।
उसकी ये बात सुनते ही सुशांत ने चारों तरफ देखा और फिर पुलिस ऑफिसर की तरफ। सुशांत ने रौबदार आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, तुम किसके ऑर्डर पर यहाँ आए हो? आगे से इंस्पेक्टर ने जवाब देकर कहा, एसपी ऑफिस के ऑर्डर हैं सर। इसकी बात सुनते ही सुशांत ने अपना महंगा आईफोन निकाला और उसको रुकने का इशारा करके कहा, रुकिए, मैं मिस्टर अग्निहोत्री से बात करता हूँ। ये कहकर उसने साइड में जाकर नंबर डायल किया। असल में उसने नित्या को फोन किया था। वहीं उसको ऐसे फोन पर बातें करते देखकर सबकी सांसें थमी हुई थी। तान्या एक टक सुशांत को देख रही थी। उसे लगा कि असली हीरो अर्जुन नहीं सुशांत है। तभी सुशांत ने फोन कान पर लगाया और एक्टिंग शुरू करके कहा, नमस्ते सर। जी, सुशांत बोल रहा हूँ। सर, एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। मिस्टर मेहता, जी 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 सर, वो मेरे बहुत करीबी हैं। जी सर, अगर आप एक मौका दें। जी सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे बात करने के बाद सुशांत ने फोन काटा और इंस्पेक्टर के पास गया। तभी इंस्पेक्टर के वोकी डोकी पर आवाज आई, जो नित्या ने एसपी ऑफिस से करवाया था। उधर से किसी ने कहा, कंट्रोल टू टीम, कंट्रोल टू टीम, मेहता हाउस का ऑपरेशन होल्ड करो। रिकवरी कैंसिल। रिपीट, रिकवरी कैंसिल। यह सुनते ही इंस्पेक्टर ने सुशांत को सलाम ठोक कर कहा, सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके बाद पुलिस और बैंक वाले अपना सामान समेटकर वहां से चले गए। नोटिस फाड़ दिया गया। ये सब देखकर मिस्टर मेहता खुशी से पागल हो गए। उसने खुशी से झूम कर कहा, सुशांत बेटा, तुमने तो चमत्कार कर दिया। तुमने हमें बचा लिया है। हालांकि उसको अच्छा खासा नुकसान हो गया था, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश था कि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी रिफाइनरी बच गई। आगे सुशांत ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा, अरे कोई बात नहीं अंकल, अर्जुन मेरा पुराना दोस्त है। उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे रणविजय सर मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरी बात वो टालते नहीं है। ये सुनकर तान्या की आंखों में चमक आ गई। रणविजय अग्निहोत्री उसकी बात नहीं टालते। ये वाक्य तान्या के लिए किसी जादुई मंत्र से कम नहीं था। तान्या ने अपने आंसू पोंछे बाल ठीक किए और एक मनोहनी मुस्कान के साथ सुशांत के पास आई। उसने अपनी आवाज को सुरीला बनाकर कहा, थैंक यू सुशांत, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। तुम तो फरिश्ते की तरह आए हो। आगे से सुशांत ने अर्जुन की तरफ एक नजर देखा, जो प्लान का हिस्सा था, और फिर तान्या की आंखों में देखकर फ्लर्ट करके कहा, इतनी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी स्माइल बचाने के लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर तान्या शर्मा गई। उसका चेहरा लाल हो गया। अर्जुन कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक फीकी बेचारी सी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जश्न मना रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, मछली जाल में फंस गई। तान्या, अब तुम उस सोने के मृग के पीछे भागोगी जो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तभी सुशांत ने अर्जुन की तरफ देखकर जाने का इशारा करके कहा, अच्छा अर्जुन, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, तान्या ने आग्रह करके कहा, रुकिए ना प्लीज, कम से कम कॉफी तो पीजिए। आगे से सुशांत ने फ्लर्ट करके फिर कहा, आज नहीं ब्यूटीफुल। ये कहकर सुशांत ने अपना कार्ड तान्या के हाथ में थमाया और कहा, फिर कभी मुझे कॉल करना, हम आराम से बैठकर कॉफी पियेंगे, सिर्फ तुम और मैं। इसके बाद सुशांत वहां से चला गया। उसके जाते ही माहौल बदल गया। तान्या अब अर्जुन की तरफ देख भी नहीं रही थी। वो सुशांत के कार्ड को ऐसे देख रही थी जैसे लॉटरी का टिकट हो। मिस्टर मेहता भी अब अर्जुन को भाव नहीं दे रहे थे। उनका काम हो गया था और उन्हें अब बड़ी मछली मिल गई थी। तभी अर्जुन ने जानबूझकर कहा, देखा तान्या, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त बहुत पावरफुल है। मैं तो बस। लेकिन आगे से तान्या ने उसकी बात को काट कर कहा, हाँ अर्जुन, थैंक यू, तुमने कम से कम उसे बुला लिया। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे पास खुद कुछ भी नहीं है ना, इसलिए तो तुम हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हो। उसके बाद सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया और निराशा भरे स्वर में कहा, हाँ सही कह रही हो। इसके बाद वो भी वहां से निकल गया। उसे पता था कि तान्या अब सुशांत को रिझाने में लग जाएगी और अर्जुन को डंप कर देगी। जिस दिन सुशांत उसे लात मारेगा, उस दिन तान्या के पास न अर्जुन होगा, न सुशांत और न ही उसका घमंड। जहां एक तरफ तान्या को अभी अभी जीवन दान मिला था, भले ही वो एक बड़े जाल का हिस्सा था, वो दूसरी तरफ रागिनी मल्होत्रा की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अर्जुन ने रागिनी के लिए कोई प्लान भी नहीं रखा था। उसके लिए सिर्फ तबाही थी। मल्होत्रा बिल्डर्स पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड ने उनके एम्पायर को खोखला कर दिया था।
रागिनी के पिता मिस्टर मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी सारी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स और यहाँ तक कि घर को भी सील कर दिया गया था। जिस रागिनी के पास कल तक 3 लग्जरी गाड़ियां थी, आज उसकी जेब में ऑटो के पैसे भी नहीं थे। रागिनी कॉलेज से बाहर निकली। आज उसके पास न ग्रुप था और न विक्रम, जो उसे मुसीबत में देखकर भाग गया था। वो अकेली थी। कॉलेज के गेट पर उसे लेने के लिए आज कोई ड्राइवर भी नहीं आया था। धूप तेज थी। रागिनी ने अपनी महंगी हील्स उतारकर हाथ में ले ली। नंगे पैर चलने लगी। लोग उसे देख रहे थे, हंस रहे थे। वही लोग जिनका वो कल तक मजाक उड़ाती थी। रागिनी रो रही थी। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, पापा। उसे अपने पापा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रही है। वहीं एक सुनसान सड़क पर वो चलने लगी। उसका घमंड, उसकी अकड़ सब धूल में मिल चुके थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि मीरा और अर्जुन को कैसा लगता होगा जब वो उन्हें भिखारी कहती थी। आज वो खुद सड़क पर थी। तभी उसके पीछे एक काले रंग की एसयूवी आकर थमी। रागिनी को लगा शायद कोई उसकी मदद के लिए आया होगा, लेकिन तभी दरवाजा खुला और 2 हट्टे-कट्टे आदमी बाहर निकले। उनमें से एक ने रागिनी से पूछा, रागिनी मल्होत्रा? आगे से रागिनी ने डर कर कहा, हाँ, मैं हूँ। क्या आप पापा के आदमी हैं? उसकी बात सुनकर आदमी जोर से हंसा। उसने एक शैतानी हंसी हंस कर कहा, हाँ, नहीं मैडम, हम तो आपको पापा के पास ही लेकर जाने आए हैं। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ पाती, एक आदमी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल रख दिया। रागिनी के हाथ पैर चलाए, छोड़ो, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर उनकी बाहों में गिर पड़ी। उन्होंने उसे गाड़ी में डाला और एसयू तेजी से वहां से निकल गई। जब रागिनी की आंखें खुली तो उसने खुद को पुलिस स्टेशन से अपने घर में नहीं बल्कि एक बड़े आलीशान बेडरूम में पाया। कमरा किसी 5 स्टार होटल का था। किंग साइज बेड, मखमली पर्दे और सामने एक बड़ी सी खिड़की जिससे बाहर का नजारा दिख रहा था। एक बड़ा स्विमिंग पूल और हरा भरा लॉन। ये कोई फार्म हाउस था या शहर से दूर? रागिनी का सिर भारी था। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने खुद से पूछा, मैं कहाँ हूँ? उसने दरवाजे पर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। रागिनी ने दरवाजा पीट कर चिल्ला कर कहा, अरे खोलो खोलो, इसे कोई है? तभी कमरे के दूसरे कोने से आवाज आई, आराम से डार्लिंग, इतनी हड़बड़ी अच्छी नहीं है। रागिनी चौंक कर मुड़ी। वहां एक सोफे पर हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक युवक बैठा था। वो बड़ा हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शैतानी चमक रही थी जो किसी को भी असहज कर दे। उसने एक सिल्क का रोब पहना हुआ था। ये गर्वित था, एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा जिसके बाप का नाम शहर के गलत धंधे में था, लेकिन कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंचते थे। गर्वित को चीजें जमा करने का शौक था, चाहे वो महंगी गाड़ियां हो या सुंदर लड़कियां। रागिनी ने तुरंत उसे पहचान कर पूछा, तुम गर्वित? गर्वित अक्सर कॉलेज के बाहर अपने स्पोर्ट्स कार में देखा जाता था, लेकिन रागिनी ने कभी उसे भाव नहीं दिया था, क्योंकि उसका स्टेटस उससे भी ऊपर था। रागिनी ने उसको धमकाने की कोशिश करके बोली, तुमने मुझे किडनैप किया, जाने दो मुझे, नहीं तो मेरे डैड। लेकिन तभी गर्वित जोर से हंसा और सोफे से उठा। उसकी हंसी सुनकर रागिनी बीच में रुक गई। तभी गर्वित ने हंसकर कहा, तुम्हारे डैड? कौन डैड? वो जो जेल में सड़ रहे हैं, या वो दिवालिया हो चुके हैं वो? ये कहकर धीरे धीरे गर्वित रागिनी के पास आए और रागिनी पीछे हटती रही। तभी गर्वित ने जीभ से आवाज निकाल कर कहा, रागिनी, 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 तुम्हें अभी तक अपने हालात का अंदाजा नहीं। बाहर की दुनिया में अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा घर गया, पैसा गया, दोस्त गए। अगर मैं तुम्हें यहां से भी जाने दूं, तुम कहाँ जाओगी? फुटपाथ पर, या उन लोगों के पास जिनका तुमने मजाक उड़ाया था? तभी रागिनी चलते चलते पीछे दीवार से सट गई। उसने घबरा कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? गर्वित ने अपना हाथ बढ़ाकर रागिनी के बालों की लटों में उंगली में लपेट कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारे पापा किस मुसीबत में हो। तुम्हारे पापा पर करोड़ों का कर्ज है। वकील भी उनका केस नहीं लड़ रहे और तुम अब एक सड़क छाप लड़की हो। गर्वित ने उसके कान के पास झुक कर कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, उनका कर्ज चुका सकता हूँ, तुम्हें वापस तुम्हारी रानी वाली जिंदगी दे सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर रागिनी की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन वो जानती थी कि वो मुफ्त में नहीं होगा। इसलिए उसने काम कर पूछा, बदले में क्या चाहिए?
उसका सवाल सुनकर गर्वित मुस्कुराया, एक शिकारी वाली मुस्कान। उसने रागिनी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम 10 दिन मेरे इस फार्म हाउस की रानी बनकर हो। मेरी हर बात मानो, मेरे सभी दोस्तों को खुश करो और बदले में मैं तुम्हारे डैड को बचा लूंगा। उसकी बात सुनकर रागिनी को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। ये सौदा किसी उसकी इज्जत के बदले उसके पिता की आजादी। रागिनी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ। लेकिन तभी गर्वित ने उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी कोमलता अचानक गायब हो गई। उसने गुर्रा कर कहा, तो मर जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम यहां से गई तो कल सुबह तुम्हारे डैड की लाश जेल में मिलेगी, सुसाइड के तौर पर। मेरे पास बहुत पावर है रागिनी, तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही रागिनी ठिठक गई। उसे लगा था कि किस्मत ने उसका ये हाल किया है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही दरिंदा बैठा है। तभी गर्वत ने उसकी गर्दन छोड़ी और जाने वापस सोफे पर बैठकर बोला, सोच लो, तुम्हारे पास पूरी रात है, सुबह तक फैसला कर लेना। या तो मेरी गुड़िया बन जाओ या फिर एक अनाथ भिखारी। उसकी ये बात सुनकर रागिनी वहीं कालीन पर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने ऐसा ही पता नहीं कितने मासूमों पर अत्याचार किया था और आज उसके साथ ये सब हो रहा था। वहीं उधर गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी में अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा रात के अंधेरे को देख रहा था। उसके हाथ में एक गिलास जूस था। तभी नित्या उसके पास आई। नित्या ने उसे कहा, सर, अपडेट, रागिनी को ट्रैक कर लिया गया है, जैसा आपने अनुमान लगाया था। गर्वित ने उसे उठा लिया है, वो गर्वित के फार्म हाउस पर है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर भी अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बिना किसी भाव के कहा, गर्वित, वो गिद्ध, उसे हमेशा से रागिनी पर नजर थी। मैंने तो बस पिंजरे का दरवाजा खोला, गिद्ध ने अपना काम कर दिया। तभी नित्या ने उससे पूछा, सर, क्या हमें रागिनी को बचाना चाहिए? हालांकि उसने गलत किया, लेकिन गर्वित बहुत खतरनाक है। आगे से अर्जुन ने जोश का घूंट भर कर कहा, बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, लेकिन अभी नहीं। रागिनी को अपनी दवा का स्वाद चखने दो, उसे महसूस तो होने दो कि बेबस होना क्या होता है। जब वो पूरी तरह टूट जाएगी, जब उसका अहंकार मर जाएगा, तब हम दखल देंगे। मुझे उसे सिर्फ सजा देनी है, बर्बाद नहीं करना। मैं किसी भी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। इसके बाद नित्या ने आगे पूछा, और तान्या, सर, उसका क्या करना है? आगे से अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, तान्या अभी सुनहरे सपने देख रही है। सुशांत ने मुझे बताया कि वो उसे लगातार मैसेज कर रही है। कल से उनका लव गेम शुरू होगा। सुशांत उसे 7वें आसमान पर ले जाएगा और फिर धड़ाम से गिरा देगा। उसका खेल अभी लंबा चलेगा। इसके बाद अर्जुन ने मुड़कर देखा जहां मीरा सो रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरे दुश्मनों के लिए अब कोई माफी नहीं है नित्या। उन्होंने मेरे प्यार को रुलाया। अब पूरी दुनिया देखेगी कि अर्जुन अग्निहोत्री से टकराने का अंजाम क्या होता है। उसकी बात सुनकर नित्या ने सम्मान से सिर झुकाया। वह जानती थी कि जब अर्जुन सर इस लहजे में बात करते हैं तो तूफान आना तय है। इसलिए उसने मुद्दे को और न भड़काकर अर्जुन से कहा, मैं सुबह तक सारे इंतजाम कर दूंगी सर। ये कहकर वो दबे पांव से कमरे से बाहर निकल गई। उसने दरवाजा बहुत ही आहिस्ता से बंद किया। वहीं अर्जुन मुड़ा और धीरे से चलकर बिस्तर के पास आया। एसी की हल्की ठंडक कमरे में फैली हुई थी। नाइट लैंप की पीली रोशनी ने एक सुकून भरा माहौल बना दिया था। उस रोशनी में मीरा का चेहरा किसी मासूम बच्ची जैसा लग रहा था। नींद में भी उसकी भ्रुकुटी हल्की सी तनी हुई, जैसे कोई डरावना सपना उसे परेशान कर रहा हो। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही कोमलता से मीरा के माथे पर आए बालों को पीछे किया। उसके स्पर्श मात्र से मिया के चेहरे पर लकीरें शांत हो गई। इसके बाद अर्जुन वहीं फर्श पर बिस्तर के सहारे बैठ गया। वह अपनी पलकें झपकाए बिना मीरा को निहारता रहा। अर्जुन ने मन ही मन में उससे बात करके सोचा, मैं जानता हूं मीरा, तुमने पिछले कुछ महीनों में क्या सहा है। तुमने मेरे लिए अपनी आजादी, अपनी खुशी सब दांव पर लगा दी। तुमने उस नर्क में भी मुझे याद किया। मैं तुम्हें अब कभी किसी दर्द की परछाई तक नहीं छूने दूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, मैं उनसे उनकी नींद, उनका गुरूर, उनका वजूद सब कुछ छीन लूंगा। उस रात अर्जुन सोया नहीं। वो बस मीरा के पास बैठा रहा। अपनी आने वाली चालों को एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपने दिमाग में बिछाता रहा।
सुबह की पहली किरण जब खिड़की के अंदर आई, तब अर्जुन उठा और उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं, बल्कि एक अजय कॉन्फिडेंस था। ये सुबह मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन उधर तान्या मेहता के लिए आज की सुबह किसी परिकथा से कम नहीं थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर सुशांत का मैसेज चमक रहा था। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। क्या मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद करेगी? ये मैसेज पढ़ते ही तान्या खुशी से बिस्तर पर उछल पड़ी। उसने अर्जुन को पूरी तरह से भुला दिया था। अर्जुन उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी था, जिससे चढ़कर वो सुशांत तक पहुंच चुकी थी। अब सीढ़ी की क्या जरूरत? उसने तुरंत अपने वार्डरोब से अपनी महंगी और रिवीलिंग ड्रेस पहनी, हैवी मेकअप किया और तैयार हो गई। ठीक 9 बजे सुशांत की चमचमाती रेंज रोवर मेहता हाउस के बाहर खड़ी थी। सुशांत, जिसने नेवी ब्लू रंग का डिजाइनर सूट पहना था, कार के बोनट से टिक कर खड़ा था। तान्या इठलाती हुई बाहर आई। तान्या ने अपनी सबसे मीठी आवाज में कहा, हाय सुशांत। आगे से सुशांत ने एक फ्लर्टी स्माइल के साथ उसका कार का दरवाजा खोलकर कहा, तुम तो कल से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। तान्या का घमंड साथ में आसमान पर पहुंच गया। सुशांत उसे शहर के सबसे महंगे सी फेसिंग रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उसने तान्या के लिए पूरी अटेंशन और पैसे पानी की तरह बहा दिए। वो जानबूझकर अपनी बातों में रणविजय अग्निहोत्री करोड़ों की डील्स और प्राइवेट जेट्स का जिक्र कर रहा था। उसकी बातें सुनकर तान्या की आंखें लालच से चमक रही थी। लंच के वक्त सुशांत ने तान्या को एक मखमल का डिब्बा दिया। तान्या ने खोला तो उसमें एक असली डायमंड का ब्रेसलेट था, जो अर्जुन ने उसको दिया था, सिर्फ तान्या को जाल में फंसाने के लिए। उसको देखते ही तान्या ने खुशी से पागल होकर कहा, सुशांत, ये बहुत महंगा है। लेकिन आगे से सुशांत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं तान्या। तुम्हारी जैसी लड़की तो महलों में राज करने के लिए बनी है। उसी वक्त तान्या के फोन पर अर्जुन का मैसेज आया। तान्या, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हारे लिए राम जी के समोसे लेकर आया हूँ। राम जी उनके कॉलेज के बाहर एक समोसे वाला था, जिसके समोसे खाने के लिए पूरा कॉलेज एक्साइटेड रहता था। तान्या ने उस मैसेज को देखा, एक इखारत भरी हंसी हंसी और सुशांत को दिखाकर बोली, देखो, मुंबई में भिखारियों की कमी नहीं। ये लड़का मेरे पीछे पागल है, लेकिन इसे अपनी औकात नहीं पता। उसने तुरंत रिप्लाई टाइप किया, सॉरी अर्जुन, मैं बहुत बिजी हूँ और प्लीज मुझे बार बार मैसेज मत करो, मेरा एक्सटेंडेड है। ये मैसेज करते ही उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। वहीं उधर सुशांत ने मुस्कुराकर टेबल के नीचे से नित्या को मैसेज किया, टारगेट पूरी तरह जाल में है, अब वो हवा में उड़ रही है। अर्जुन, जो अपने विला में बैठकर ये सब मॉनिटर कर रहा था, नित्या ने तुरंत उसको मैसेज दिखाया और उसको मैसेज पढ़कर एक ठंडी मुस्कान आई। अर्जुन ने मन ही मन में कहा, उड़ने दो सुशांत, जितना ऊंचा उड़ेगी गिरने पर हड्डियां उतनी ही ज्यादा टूटेगी। यहाँ तान्या सातवें आसमान पर थी, वहीं उधर रागिनी मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान फार्म हाउस में नर्क की आग में जल रही थी। यह गर्वित का फार्म हाउस था। रागिनी को यहाँ कैद किए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। कमरा बहुत आलीशान था, लेकिन रागिनी के लिए ये एक लोहे का पिंजरा था। उसने कल ही कपड़े पहने थे। उसके बाल उलझे हुए थे और काजल आंसुओं के साथ बहकर उसके गालों पर फैल चुका था। जो रागिनी कल तक पूरे कॉलेज पर हुकूमत करती थी, आज वो जमीन पर एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। भूख और प्यास से उसका गला सूख चुका था, लेकिन सामने रखी महंगी वाइन और खाने को उसने हाथ तक नहीं लगाया। दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी दरवाजे का लॉक खुला। क्लिक। गर्वित कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक कैजुअल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना था। उसकी आंखों में वहशीपन था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। गर्वित ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, तो मेरी खूबसूरत चिड़िया का क्या हाल है? रागिनी डर कर पीछे खिसक गई। उसने गर्वित को धमकाने की कोशिश करके कहा, मुझे जाने दो गर्वित, प्लीज। अगर तुम्हें मुझे छूने की कोशिश भी की तो। तभी गर्वित ने उसे बीच में काट कर कहा, तुम्हारे पापा पुलिस रिमांड पर है डार्लिंग। उनके पास अब तुम्हें बचाने के लिए न पैसा है न पावर। तुम्हारे वो चमचे दोस्त भी तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दे रहे होंगे। ये कहकर गर्वित धीरे धीरे चलकर रागिनी के पास आया और उसने उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। गर्वित ने अपना हाथ बढ़ाकर रागिनी के गाल को छूने की कोशिश की। मैंने तुम्हें पूरी रात सोचने के लिए दी। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मैंने कहा था ना, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। आगे से रागिनी ने उसका हाथ झटक कर कहा, तुम एक जानवर हो, और उस पर थूक दिया।
उसकी बात सुनते ही गर्वित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और रागिनी के बालों को मुट्ठी में जोर से जकड़ लिया। रागिनी दर्द से चीख पड़ी। तभी गर्वित ने गुर्रा कर कहा, तेरी यह अकड़ मैं अभी निकालता हूं। तूने मुझे मना किया, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरी हैसियत क्या है। तू अब मेरी गुलाम है। गर्वित ने रागिनी को बालों से घसीटकर बिस्तर पर फेंका। रागिनी गिर पड़ी और बचने के लिए तड़पने लगी, हाथ पैर मारने लगी, लेकिन गर्वित फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। उसने रागिनी के दोनों हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर दबा दिया। तभी रागिनी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन फार्म हाउस की मोटी दीवारों के बाहर उसकी आवाज जाने वाली बिल्कुल नहीं थी, जिसके बारे में सोचते ही गर्वित हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा रागिनी, कोई भी नहीं। उसने इतना ही कहा था कि धड़ाम, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा इतनी जोर से टूटा कि उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। गर्वित हड़बड़ाकर हटा। रागिनी ने अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। धुएं और उड़ती हुई धूल के बीच एक परछाई खड़ी थी। वो अर्जुन था, लेकिन यह फटीचर अर्जुन नहीं था जिसे रागिनी जानती थी। उसने एक काले रंग की शर्ट और डार्क जींस पहनी थी। उसकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ भस्म कर सकती थी। मास्टर की ट्रेनिंग ने उसके शरीर को फौलाद बना दिया था, जो उसके खड़े होने के अंदाज से ही झलक रहा था। अर्जुन के पीछे गर्वित के 4 हट्टे कट्टे बाउंसर जमीन पर बेहोश पड़े थे, जिन्हें अर्जुन ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट स्किल से कुछ सेकंड में ढेर कर दिया था। उसको देखते ही गर्वित ने लड़खड़ा कर कहा, तुम यहाँ कैसे आए? बाहर निकलो वरना। उसे समझ ही नहीं आया कि मामूली से कॉलेज का लड़का उसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी तोड़कर अंदर कैसे आ गया। आगे से अर्जुन धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो एक भूखे शेर की तरह अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। उसने गर्वित की आंखों में देखकर पूछा, वरना क्या करेगा गर्वित? तूने एक बेबस लड़के पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा इस शहर में लड़कियां लावारिस हैं? अर्जुन की आवाज बड़ी शांत थी, लेकिन उसमें मौत की गूंज थी। वो रागिनी जो बिस्तर पर सिकड़ी हुई थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। यह अर्जुन था। यह वही अर्जुन जिसे उसने बेइज्जत किया था, जिसे उसने सड़क छाप और भिखारी कहा था। वो यहाँ कैसे आया और इतना ताकतवर वो कैसे हो गया? तभी गर्वित ने पास रखी एक कांच की बोतल उठाई, अर्जुन की तरफ दौड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने अर्जुन के सिर पर बोतल मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से हिला तक नहीं। जैसे ही गर्वित करीब आया, अर्जुन ने बिजली की रफ्तार से अपना बायां हाथ उठाया और गर्वित के वार को ब्लॉक कर दिया, और बोतल अर्जुन की मजबूत कलाई से टकराकर टूट गई। इससे पहले कि गर्वित संभल पाता, अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक जोरदार पंच गर्वित की पसलियों पर जड़ दिया। कड़क आवाज के साथ गर्वित की पसलियां टूटने की आवाज कमरे में गूंज गई। गर्वित जोर से चिल्लाया, ओह! और खून थूकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर दर्द से ऐंठने लगा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी अर्जुन उसके पास आया और उसने अपने जूते से गर्वित की छाती को दबा दिया। अर्जुन ने झुककर उसके कान में कहा, सुन बे, तेरा बाप शहर का बड़ा गुंडा होगा, लेकिन मैं इस शहर का बाप हूं। मेरा नाम अर्जुन अग्निहोत्री है। आज के बाद अगर तूने किसी लड़की की तरफ आंख उठाई, तो मैं तेरी आंख निकालकर तेरे हाथ में रख दूंगा। समझ गया? आगे से गर्वित ने दर्द से तड़प कर धीरे से सिर हिलाया। उसका सारा गुरूर अर्जुन के जूते के नीचे कुचला जा चुका था। अर्जुन ने उसे एक लात मारी और बेहोश हो गया। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन और रागिनी बचे थे। रागिनी की हालात देखने लायक थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और थर थर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। अर्जुन एक लंबी सांस ली। उसने अपनी शर्ट ठीक की और रागिनी की तरफ बढ़ा। रागिनी डर कर दीवार से सट गई। उसे लगा कि अब अर्जुन उससे बदला लेगा। उसने अर्जुन के साथ जो किया था, उसके बाद अर्जुन को उससे नफरत करनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन ने अपना जैकेट उतारा और रागिनी के कंधों पर डाल दिया ताकि वो खुद को ढक सके। ये छोटी सी हरकत रागिनी के दिल को चीर गई। रागिनी ने अर्जुन के चेहरे को देखा। उस चेहरे पर न तो जीत का घमंड था और न ही नफरत। वो सिर्फ एक अजीब सा ठहराव था, जिसे देखकर रागिनी ने मन ही मन में सोचा, ये इंसान, जिस इंसान को मैंने इतना भला बुरा कहा, जिसे मैंने मीरा की नजरों में गिराने की कोशिश की, जिसका मैंने पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ाया, आज वो मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। ये विचार आते ही रागिनी का वह अहंकार जो सालों से उसके अंदर पनप रहा था, कांच के महल की तरह चकनाचूर हो गया।
उसे अपनी गलतियों का, अपनी नीचता का एहसास एक झटके में हो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने मीरा को रुलाया था, कैसे उसने तान्या के साथ मिलकर साजिश रची, और उसके बावजूद अर्जुन उसे एक दरिंदे से बचाने आया गया। रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। वो बिस्तर से नीचे उतरी और सीधे अर्जुन के पैरों में गिर पड़ी। रागिनी ने हिचकियों के बीच कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नीच हूँ, बड़ी बुरी हूँ मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो अर्जुन। उसके हाथ अर्जुन के जूतों को छू रहे थे। अर्जुन ने अभी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। वो उसे रोने देना चाहता था। ये उसके इलाज का हिस्सा था। वो कुछ पल ऐसे ही खड़े रहने के बाद अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, उठो रागिनी। लेकिन रागिनी नहीं उठी। वो उसी तरह जमीन पर बैठी रोती रही। उसने सिसक कर कहा, नहीं अर्जुन, आज मुझे सच बोलने दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस भोली सी मीरा के साथ भी बहुत गलत किया। उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। मैंने वो अफवाहें फैलाई थी। मैं तुम्हारे इस एहसान के लायक नहीं हूं। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते। अर्जुन नीचे झुका और उसने रागिनी को कंधों से पकड़कर खड़ा किया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं एक औरत की इज्जत नीलाम होते हुए नहीं देख सकता। तुमने मीरा को रुलाया था, लेकिन मीरा कभी नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हें इस हालात में छोड़ दूं। वो तुमसे बेहतर इंसान है और मैं उसे प्यार के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आवाज में एक अटल सच्चाई थी। उसकी बात सुनकर रागिनी ने नजरें झुका ली। शर्म से वो जमीन में गिर जाना चाहती थी। रागिनी ने सिसक कर कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया अर्जुन। पापा जेल में है, घर बिक गया, मेरा कोई वजूद नहीं बचा। आगे से अर्जुन ने कड़क स्वर में कहा, घमंड का महल जब गिरता है तो ऐसे ही टूटता है। तुमने हमेशा लोगों को उनकी दौलत से आंका। तुमने लोगों को दोस्त इसलिए बनाया क्योंकि वो अमीर थे। मीरा को इसलिए सताया क्योंकि वो गरीब थी। आज तुम गरीब हो। अब तुम्हें एहसास हुआ कि बिना पैसों के जीना कैसा लगता है। उसकी बात सुनकर रागिनी ने हामी भर कर कहा, मुझे समझ आ गया अर्जुन। मैं अब वो रागिनी नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने कुछ देर रागिनी को देखा। उसने जो चाहा था वो हो गया था। रागिनी का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब वो एक खाली पन्ना थी जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता था। इसलिए अर्जुन ने अपना फोन निकाला और जगदीश को मैसेज किया। जगदीश को मैसेज करने के बाद अर्जुन ने सख्त लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सुनो रागिनी, मैं कोई संत नहीं। मैं तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगा, लेकिन मेरी सजा तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी, तुम्हें इंसान बनाएगी। आगे से रागिनी ने उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं अर्जुन। अर्जुन ने अपनी बात कहना शुरू करके कहा, पहली बात, मैंने अपने वकीलों से बात कर ली। तुम्हारे पिता मिस्टर मल्होत्रा कल सुबह जमानत पर बाहर आएंगे। उसकी बात सुनते ही रागिनी की आंखें खुशी से फैल गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, सच? तुम सच कह रहे हो? आगे से अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन उनके सारे अवैध प्रॉपर्टीज और ब्लैक मनी सरकार के पास ही रहेगी। उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह जीनी होगी। उन्हें एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका किराया मैं अगले 1 साल तक दूंगा। उसके बाद उन्हें खुद कमाना होगा। रागिनी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने भावुक होकर कहा, थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। तभी अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर कहा, रुको, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। तुम अब एक राजकुमारी नहीं रही। तुम्हारे पिता अब तुम्हें बैठकर नहीं खिला सकते, इसीलिए कल से तुम काम करोगी। उसकी बात सुनकर रागिनी ने हैरान होकर पूछा, काम? कैसा काम? अर्जुन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और रागिनी को देकर कहा, ये अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस की एक कॉल सेंटर ब्रांच का एड्रेस है। कल सुबह 9 बजे वहां रिपोर्ट करना। तुम्हारी हैसियत अब एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की होगी। तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए महीना होगी। तुम बस या लोकल ट्रेन से धक्के खाकर ऑफिस जाओगी। तुम लोगों की गालियां सुनोगी, मेहनत करोगी और अपने पिता का पेट पालोगी। ये तुम्हारी सजा है, मेहनत की रोटी खाना। उसकी बात सुनकर रागिनी ने वो कार्ड कांपते हाथों से ले लिया। वो लड़के जिसने कभी अपनी डिजाइनर सैंडल जमीन पर नहीं रखी थी, उसे अब लोकल ट्रेन में धक्के खाने थे। लेकिन आज इस कार्ड ने उसे एक नई जिंदगी दे दी थी। रागिनी ने रोकर वो कार्ड अपने सीने से लगाकर कहा, मैं करूंगी अर्जुन, मैं वादा करती हूँ। मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। आगे से अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, उम्मीद है तुम सुधर जाओगी।
अगर तुमने दोबारा कोई चाल चलने की कोशिश की तो गर्वित से भी बुरा हाल मैं तुम्हारा करूंगा। ये कहकर अर्जुन ने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। चलते चलते अर्जुन ने बिना पीछे मुड़कर कहा, बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, वो तुम्हें सुरक्षित उस नए 1 BHK फ्लैट तक छोड़ देंगे, अपना ख्याल रखना। ये कहकर अर्जुन फार्म हाउस से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसने एक ठंडी सांस ली। रागिनी का चैप्टर क्लोज हो चुका था। अब वो टूट चुकी थी, बदल चुकी थी और अब अपनी सजा भी काट रही थी। उसने एक दुश्मन को मार गिराने के बजाय उसे बेहतर इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। ये असली जीत थी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठा और उसने नित्या को कॉल किया। उसने फोन उठाया। अर्जुन ने उससे पूछा, रागिनी का काम हो गया, अब तान्या का क्या स्टेटस है? दूसरी तरफ से नित्या की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने हंसकर कहा, सर, तान्या पूरी तरह से बादलों में उड़ रही है। सुशांत ने उसे कल रात एक फेक डायमंड नेकलेस दिया और उसे वादा किया कि वो उसे अगले हफ्ते पेरिस ले जाएगा। तान्या ने अपने कॉलेज में सबको बता दिया कि वो अब अग्निहोत्री परिवार की बहू होने वाली है। उसके बाद सुनकर अर्जुन मुस्कुराया। ये एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, उसे उड़ने दो नित्या। बस कल कल उसका दिन है। कल कॉलेज में एनुअल फेस्ट में जब पूरा मुंबई वहां होगा, तब हम तान्या के पंख काटेंगे। उसे वो ऊंचाई से गिराएंगे कि वो ताम उम्र उठने से डरेगी। दूसरी तरफ से नित्या ने भी सहमति जताकर कहा, सब तैयार है सर। उसके बाद अर्जुन ने फोन रखा और अपनी गाड़ी स्टार्ट की। उसका एक दुश्मन सुधर गया था, लेकिन दूसरे दुश्मन का घमंड टूटना अभी बाकी था। इसके बाद अर्जुन ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया। गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ चला। शहर की भागदौड़ और साजिशों से दूर उसका दिल अब सिर्फ एक इंसान के पास पहुंचने के लिए बेताब था। वो थी मीरा। जब अर्जुन ने अपने विला का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी सारी थकान, सारा तनाव पल भर में गायब हो गया। पूरे विला में किसी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आ रही थी। सामने डाइनिंग एरिया में मीरा खड़ी थी। उसने एक साधारण लेकिन बहुत ही प्यारा सा पीला सूट पहना था। उसके बाल एक ढीले से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर एक ऐसी ताजगी और चमक थी जो अर्जुन ने मुंबई वापस लौटने पर पहली बार देखी थी। पिछले दिनों में अपनी माँ की चिंता में मीरा का चेहरा उतर गया था, लेकिन आज वो चहक रही थी। वो विला में एक नौकर की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना सजा रही थी। अर्जुन दबे पांव से पीछे गया और उसने अचानक मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन ने मीरा को कंधे पर ठोड़ी रख से प्यार कर कहा, अरे क्या बात है, तुम आज बहुत चहक रही हो। आज तो पूरा घर तुम्हारी खुशबू और मुस्कान से महक रहा है। मीरा अचानक हुई स्पर्श से पहले तो हल्की सी चौंकी, फिर अर्जुन की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो पलटी और अर्जुन की आंखों में देखकर थोड़े नखरे वाले अंदाज में बोली, क्यों, क्या मैं खुश भी नहीं हो सकती? क्या मुझे हमेशा रोते हुए रहना चाहिए? उसकी बात सुनकर अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने दोनों हाथों से मीरा का चेहरा पकड़ा, उसके माथे को बहुत ही कोमलता से चूम कर कहा, नहीं मीरा, वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता था कि तुम ऐसे ही खुश रहा करो, मुस्कुराती हुई बहुत बहुत खूबसूरत लगती हो तुम। तुम्हारी ये मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन की इस सीधी और गहरी तारीफ को सुनकर मीरा के गाल शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और अपनी उंगलियों से अपने दुपट्टे के किनारे को मोड़कर शर्मा कर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मीरा का ये शर्माना देखकर अर्जुन के अंदर का शरारती आशिक जाग उठा। उसने मीरा को थोड़ा और करीब खींचा और मजाकिया अंदाज में आंख मार कर कहा, खुशखबरी? लेकिन मीरा, हमारे बीच तो आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझे ऐसे शर्मा कर कोई खुशखबरी दो। ये कहकर अर्जुन के चेहरे पर एक बहुत शरारती और नटखट मुस्कान आ गई। वहीं उसकी बात का मतलब समझते ही मीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झट से अपना हाथ उठाया और अर्जुन के सीने पर मुक्का मार कर कहा, अर्जुन, तुम कितने बेशर्म हो, कुछ भी बोलते हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सीरियस बात बता रही हूँ। लेकिन आगे से अर्जुन हंसता रहा। उसने मीरा के हाथ को पकड़ लिया और उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बाबा, माफ कर दो, बताओ क्या सीरियस बात है, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? आगे से मीरा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने माँ से बात की थी और वो यहाँ वापस आने के लिए मान गई हैं। उसकी बात सुनते ही अर्जुन का चेहरा भी खिल उठा। वो जानता था कि मीरा अपनी माँ के लिए कितनी परेशान थी। अर्जुन ने एक्साइटेड होकर कहा, सच में?
ये तो बहुत ही कमाल की बात है मीरा। तो फिर मैं अभी नित्या को कॉल करता हूँ, वो अपनी बेस्ट गाड़ियां लेकर जाएगी, तुम्हारी माँ को पूरे सम्मान के साथ वहां से ले आएगी। या फिर रुको, हम लोग खुद माँ को लेने के लिए चलते हैं राजस्थान। मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली सासू माँ कैसी है। ये कहकर उसने अपना फोन निकाल लिया। वो खुद भी अपनी सासू माँ से मिलने के लिए सच में बड़ा उत्साहित था। लेकिन मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहा, नहीं अर्जुन, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वहां जाने की या किसी को भेजने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? आगे से मीरा ने उसको समझा कर कहा, मेरे गांव की एक लड़की है, सुमन। वो यहाँ हमारे ही कॉलेज में मेरे साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में स्टडी कर रही है। उसकी माँ भी मुंबई आ रही है सुमन से मिलने। तो मेरी माँ उन्हीं के साथ आ रही हैं। लेकिन मीरा बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे पर वो खुशी की अजीब डर में बदल गई। तभी अर्जुन ने उसके चेहरे को ध्यान से देख कर पूछा, लेकिन लेकिन क्या मीरा, तुम अचानक इतनी घबरा क्यों गई? आगे से मीरा ने अपना होठ काट कर कहा, लेकिन माँ अकेले नहीं आ रही। सुमन की माँ के साथ साथ मेरे ताऊजी और ताई जी भी आ रहे हैं। वो लोग आज शाम तक यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हमें बस एयरपोर्ट पर उनको पिक करने जाना है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने थोड़ा अजीब लगा। उसने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? ताऊजी ही तो हैं, हम उन्हें अच्छे से रिसीव कर लेंगे। आगे से मीरा ने धीरे से कहा, तुम उन्हें नहीं जानते अर्जुन। ताऊजी बहुत रूढ़िवादी और खतरनाक इंसान है। गांव में उन्हीं का हुक्म चलता है। वो लड़कियों की आजादी, उनको शहर में आकर पढ़ने के लिए सख्त खिलाफत करते हैं। जब माँ ने मुझे मुंबई भेजा था, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा बवाल किया था। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। मुझे डर है कि जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, और खासकर जब वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे, तो वो भड़क जाएंगे। वो शहर के लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मीरा की आवाज में एक स्पष्ट खौफ था। मीरा की बात सुनकर अर्जुन भी एक पल के लिए नर्वस हो गया। उसने अभी तक बिजनेस के दुश्मनों और गुंडों से डील किया था, लेकिन सख्त ताऊजी नाम का यह प्राणी उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन फिर अर्जुन ने अपने अंदर के अग्निहोत्री को जगाया। उसने मीरा के दोनों कंधे पकड़े और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम चिंता मत करो मीरा, मैंने बड़े बड़े मगरमच्छों को जबड़ा तोड़ा है। तुम्हारे ताऊजी को भी हैंडल कर लूंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि शहर के लड़के सिर्फ बिगड़े हुए नहीं होते और जिम्मेदारी निभाना भी जानते हैं। मैं उन्हें कंट्रोल कर लूंगा, प्रॉमिस। मीरा ने अर्जुन की आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखा तो थोड़ी तसल्ली हुई। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, हमें शाम को 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, हम पहुंच जाएंगे और पूरे रुतबे के साथ पहुंचेंगे। जहां एक तरफ विला में अर्जुन और मीरा अपने परिवार से मिलने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे खूबसूरत और महंगे इलाकों में से एक मरीन ड्राइव पर एक अलग ही खेल चल रहा था। शाम का वक्त था। सूरज की गोल्डन किरणें अरब सागर की लहरों पर चमक रही थी। हवा में एक हल्की सी ठंडक और समंदर की नमकीन महक थी। तान्या मेहता सुशांत का हाथ थामे मराइन ड्राइव के उस शानदार प्रोमनेड पर चल रही थी। उसने एक बड़ा कीमती डिजाइनर गाउन भी पहना हुआ था और उसकी आंखों में बड़े बड़े ब्रांडेड ग्लास सनग्लास थे। उसे लग रहा था कि वो आसमान में उड़ रही है। पिछले 24 घंटों में सुशांत ने उसे इतना अटेंशन, इतने महंगे गिफ्ट और इतनी इज्जत दी। तान्या को अब पक्का यकीन हो गया कि वो बहुत जल्द अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा बनने वाली है। अर्जुन नाम का ये फटीचर अब उसकी यादों के किसी पुराने धुंधले के कोने में जा चुका था। तान्या ने हवा में अपने बाल उड़ाकर सुशांत के कंधे पर सिर टिकाकर कहा, मुंबई की शामें कितनी खूबसूरत होती है ना सुशांत, खासकर तब जब तुम्हारे जैसा इंसान साथ हो। सुशांत जो अंदर ही अंदर इस बेवकूफ और लालची लड़की पर हंस रहा था, उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर, परफेक्ट बॉयफ्रेंड वाला भाव लाकर कहा, हाँ तान्या, खूबसूरत तो है, लेकिन आज मुझे खूबसूरती महसूस नहीं हो रही। उसकी बात सुनकर तान्या ने चौंक कर सुशांत की तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या हुआ बेबी? तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो? कोई बिजनेस प्रॉब्लम है क्या? सुशांत ने चलते चलते अपने कदम रोक लिए। उसने समुद्र की तरफ देखा और गहरी नाटकीय सांस ली। यह अर्जुन और नित्या के बनाए हुए प्लान का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज था, तान्या के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करना। आगे से सुशांत ने उसकी तरफ मुड़कर अपनी आंखों में गहराई से देखकर कहा, बिजनेस प्रॉब्लम नहीं तान्या, प्रॉब्लम हमारे बारे में है, मेरे परिवार के बारे में है।
उसकी बात सुनते ही तान्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारा परिवार? क्या मतलब है सुशांत? तान्या की धड़कनें तेज हो गई। आगे से सुशांत ने बहुत ही सदे हुए लहजे में बोलना शुरू करके कहा, तान्या, मुझे मुझे सच बताना होगा। मैं अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा जरूर हूं, लेकिन हम हेड ब्रांच नहीं हैं। मेरे दादाजी रणविजय अग्निहोत्री जी के सगे चाचा के बेटे थे। हम उस परिवार का एक अलग ब्रांच हैं। हालांकि हमारे पास भी बेहिसाब पैसा है, करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन रणविजय जी के परिवार के सामने हमारा रुतबा थोड़ा कम है। उसकी बात सुनकर तान्या ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कोई बड़ी बात होगी, इसलिए उसने लापरवाही से कहा, ओ सुशांत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अग्निहोत्री तो हो ना, पैसा तो है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुशांत ने अपनी आवाज को थोड़ा और भारी करके कहा, फर्क पड़ता है तान्या। तुम्हें नहीं पता मेरा परिवार कैसा है। वो बहुत पुराने ख्यालों वाले, क्लास और स्टेटस को लेकर बहुत पजेसिव लोग हैं। मुझे एक बात सोचकर बड़ा डर लग रहा है। तान्या ने पूछा, क्या? आगे से सुशांत ने सीधा तान्या के घमंड पर चोट करके कहा, डर डर ये है कि क्या मेरा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। तान्या, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा मेहता परिवार और उनकी वो रिफाइनरी हमारे अग्निहोत्री परिवार एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे लिए एक बहुत ही छोटी कंपनी है। मेरे घर वाले हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी किसी राजघराने या किसी अरबपति खानदान की लड़की से हो, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मेहता परिवार की लड़की को पसंद करता हूँ, तो शायद शायद वो राजी ना हो। ये कहकर वो तान्या के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर तान्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन में सोचा, मेहता परिवार कुछ भी नहीं है। तान्या को अपने पूरे जीवन में अपनी दौलत और अपनी हैसियत पर सबसे ज्यादा घमंड था। कॉलेज में वो इसी घमंड के बल पर सब पर राज करती थी। लेकिन आज सुशांत ने उसके सामने उसकी हैसियत को बता दिया था। उसका वो घमंड, जो उसने हमेशा अर्जुन और मीरा जैसे लोगों को चलने के लिए इस्तेमाल किया था, आज उसी पर भारी भी पड़ रहा था। लेकिन तान्या हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उसकी गोल्ड डिगर मानसिकता किसी भी कीमत पर इस सोने की खदान सुशांत को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए तान्या ने अपने चेहरे पर एक झूठा कॉन्फिडेंस ओढ़ा। उसने सुशांत का कॉलर पकड़ा और बहुत ही अदा से मुस्कुराकर कहा, ओह, कम ऑन सुशांत, तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं तान्या मेहता हूं, मेरे को कम समझने की कोशिश मत करना। लेकिन सुशांत ने नाटक जारी रखकर कहा, लेकिन तान्या, वो लोग बहुत सख्त हैं। आगे से तान्या ने कॉन्फिडेंस से कहा, तो क्या हुआ, तुम देखना सुशांत, मैं उन सबका दिल जीत लूंगी। मैं उन्हें साबित कर दूंगी कि मैं अग्निहोत्री परिवार की बहू बनने के लायक हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए तुम्हारी फैमिली से मिलने का। तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसकी बात सुनते ही सुशांत ने अपने चेहरे पर एक राहत भरी स्माइल देकर कहा, सच तान्या, तुम मेरे लिए इतना करोगी? तुम मेरे परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करोगी? तभी तान्या ने सुशांत को गले लगाकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी बेबी। सुशांत ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी पीठ पीछे सुशांत के चेहरे पर एक कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सुशांत ने मन ही मन में सोचा, तुम तो बहुत आसानी से फंस गई तान्या। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम जिस परिवार का दिल जीतने के सपने देख रही हो, उस परिवार के हेड ब्रांच असल में अर्जुन हैं। और कल कल जब कॉलेज फेस्ट में तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। ये सब सोचकर सुशांत ने फोन का बटन दबाया और अर्जुन को थम्स अप का मैसेज टाइप किया। वहीं उधर शाम 5 बजे 30 मिनट हो चुके थे। अर्जुन और मेरा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर अराइवल गेट पर खड़े थे। मेरा बहुत घबराई थी। वो बार बार अपनी कुर्ती के पल्लू को उंगलियों से लपेट कर छोड़ रही थी। अर्जुन ने मीरा की घबराहट को कम करने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने दिलासा देकर कहा, रिलैक्स मीरा, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। अर्जुन आज अपने पुराने फटीचर रूप में नहीं था, लेकिन उसने बहुत कोई डिजाइनर या अमीर सूट भी नहीं पहना था। उसने एक बहुत ही सभ्य और डिसेंट सी चिनोज पैंट और एक साफ सुथरी लीलन की शर्ट पहनी थी। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि एक जिम्मेदार और कमाने वाला लड़का लगे, लेकिन इतना अमीर न लगे कि गांव से आए उन सीधे साधे लोगों को और रूढ़िवादी ताऊजी को हजम न हो। हालांकि वो उन्हें पोर्च या फरारी में नहीं, बल्कि अपनी सिक्योरिटी फ्लीट में एक बहुत ही शानदार और मजबूत फोर्ड एंडेवर गाड़ी लेने आया था।
तब अराइवल गेट से यात्रियों की भीड़ बाहर आने लगी। मीरा की नजरें पागलों की तरह उस भीड़ में अपनों को तलाश कर रही थी। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर एक औरत की तरफ इशारा करके कहा, वो रही, वो है माँ। मीरा चिल्लाई और अर्जुन का हाथ छोड़कर भीड़ की तरफ भागी। सामने से 3-4 लोग आ रहे थे। उनके कपड़े मुंबई की भीड़ से अलग ही चमक रहे थे। सबसे आगे एक कमजोर सी महिला, जिसने सादी सी सूती साड़ी पहनी थी, वो मीरा की माँ थी। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन अपनी बेटी को देखने की चमक सब पर भारी थी। मीरा दौड़ कर गई, अपनी माँ के गले लग गई। उसने धीरे से कहा, माँ आप आ गई। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। मीरा माँ ने मीरा का माथा चूम कर कहा, ओह मेरी बच्ची, मेरी मीरा, तू कितनी कमजोर हो गई है। ये कहकर उनके भी आंसू छलक आए। उनके पीछे मीरा की दोस्त सुमन अपनी माँ के साथ खड़ी थी, लेकिन उन सबके पीछे दो ऐसी शख्सियत खड़ी थी जिन्हें देखकर कोई भी आम इंसान थोड़ा सहम जाए। वो थे भैरव सिंह ताऊजी और उनकी पत्नी। भैरव सिंह एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान थे। उनकी मूछें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। आंखों में एक सख्त और भेदने वाली चमक थी। उन्होंने राजस्थानी साफा सफेद कुर्ता पजामा और पैरों में मोजड़ी पहनी थी। उनके चेहरे पर शहर की इस भीड़ और चकाचौंध के प्रति एक स्पष्ट नाश पसंदगी थी। वहीं तायाजी ने एक भारी घाघरा चोली पहनी थी और लंबा घूंघट निकाला था। मीरा ने अपनी माँ से अलग होकर सुमन और अपनी उसकी माँ को नमस्ते किया। फिर वो कांपते हाथों से ताऊजी और ताईजी के पास गई। मीरा ने झुककर ताऊजी के सामने प्रणाम करके कहा, राम राम ताऊजी, राम राम। लेकिन आगे से भैरव ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने मीरा को सिर से पैर तक देखा। ताऊजी ने अपनी भारी और खुरदरी आवाज में कहा, कपड़े तो अभी तक पूरे ही नहीं पहन रही। मुझे लगा था कि इस बंबई शहर की हवा लग गई होगी तुझे। उसकी बात सुनकर मीरा ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, नहीं ताऊजी। तभी भैरव सिंह की नजर मीरा के पीछे खड़े उस नौजवान पर पड़ी। ये अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही शांत और इज्जतदार तरीके से वहां खड़ा था। उसको देखते ही ताऊजी ने अपनी भौहें तान ली। उन्होंने अपनी मूछ पर हाथ फेर कर मीरा से सख्त लहजे में पूछा, ये छोरा कौन है? तेरे साथ क्यों खड़ा है? ये बंबई में तू यही सब करने आई थी क्या? उसकी आवाज में एक खौफ था जिसको सुनते ही मीरा डर के मारे कांपने लगी। उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने हकला कर कहा, ताऊ जी, वो मेरा दोस्त है अर्जुन। तभी भैरव सिंह ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक घूर कर कहा, दोस्त? हमारे गांव की छोरियों में ऐसे शहर के दोस्त नहीं होते। ये सब उल्टे काम है। उसकी बात सुनकर मीरा की माँ भी घबरा गई। उन्होंने अपनी बेटे को बचाने की कोशिश करके कहा, भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? बच्ची तो अभी भी मिली है। लेकिन आगे से ताऊजी ने मीरा की माँ को डपट कर कहा, तो चुप रहा यशोदा। ये सब देखकर अर्जुन समझ गया कि अब उसके बोलने का वक्त आ गया है। वो पूरे सम्मान के साथ लेकिन बिना किसी डर के आगे बढ़ा। उसने झुककर ताऊजी के पैर छुए। अर्जुन ने बहुत ही विनम्र और मजबूत आवाज में कहा, प्रणाम ताऊजी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं मीरा के साथ ही पढ़ता हूँ। आप लोग इतनी दूर से सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए मैं मीरा के साथ आप लोगों को लेने आ गया। लेकिन आगे से भैरव ने अर्जुन के प्रणाम को कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में सीधा देखकर कहा, सुनो छोरे, ये शहर तेरा होगा, लेकिन ये छोरी हमारे खानदान की इज्जत से। हमें तेरी कोई मदद ना चाहे, हम खुद टैक्सी तक चले जावांगे। लेकिन आगे से अर्जुन ने एक हल्की सी और इज्जतदार मुस्कान देकर कहा, ताऊ जी, आप हमारे मेहमान हैं। मुंबई में टैक्सी वाले नए लोगों को बहुत परेशान करते हैं, और फिर मीरा की माँ की तबीयत अभी ठीक हुई है। उन्हें ऐसे धक्के खाना ठीक नहीं। गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, आप आराम से चलिए। मैं सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। उसके बाद आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अर्जुन की बात में इतना मिठास, इतना सम्मान और साथ ही एक ऐसा रोब कि भैरव सिंह जैसा सख्त इंसान भी एक पल के लिए निरुत्तर हो गया। इस लड़के की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था जो भैरव सिंह ने शहर के लड़कों में कभी नहीं देखा। ताऊ जी ने बुदबुदा कर कहा, चल देखते हैं तेरी गाड़ी। अर्जुन उन सबको एयरपोर्ट की वीआईपी पार्किंग में ले गया। भैरव सिंह सोच रहे थे कि छोटी मोटी खटारा सी टैक्सी होगी, लेकिन जब अर्जुन एक विशाल चमकती हुई काली फोर्ड एंडेवर के पास जाकर रुका, उसने रिमोट से गाड़ी अनलॉक की, तो ताऊ जी की चाल एक पल के लिए धीमी हो गई।
गाड़ी किसी टैंक जैसी लग रही थी। गांव के सरपंच के पास भी ऐसी गाड़ी नहीं। ताऊजी ने शक भरी नजरों से पूछा, ये गड्डी तेरी है? आगे से अर्जुन ने शांति से कहा, जी ताऊ जी, आइए बैठिए। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। मीरा अर्जुन के बगल में वाली सीट पर बैठी, जबकि ताऊ जी ताई जी मीरा की माँ पीछे बैठे। वहीं सुमन अपनी माँ को पहले ही अपने साथ ले गई थी। वहीं उधर गाड़ी का इंटीरियर, एसी की ठंडक, लेदर की सीट देखकर ताऊ जी अंदर ही अंदर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें बाहर से अपना कड़कपन बनाए रखा। ताऊ जी ने पीछे से सवाल दाग कर पूछा, कहाँ रहता है तू? आगे से अर्जुन ने गाड़ी चलाकर कहा, ताऊ जी, मैं गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। तभी ताऊ जी ने रूखे अंदाज में अगला सवाल पूछा, क्या करता है तेरा बाप? यह सवाल अर्जुन के लिए थोड़ा मुश्किल था। वो नहीं चाहता था कि वह भी रणविजय अग्निहोत्री का नाम ले, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता था। अर्जुन ने सच कहा, मेरे मम्मी पापा हमारे परिवार के बिजनेस को ही संभालते हैं। ताऊ जी और मेरे दादाजी हमारे परिवार के बिजनेस के हेड हैं। तभी ताऊ जी ने उसको ताना मार कर कहा, हम्म, मतलब बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। आगे से अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में ताऊ जी को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं ताऊ जी, मैं खुद भी काम करता हूँ। ये गाड़ी और मैं जहाँ रहता हूँ वो सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मेरा मानना है कि इंसान की असली पहचान उसके खुद के पसीने से होती है, बाप दादा की दौलत से नहीं। अर्जुन के इस जवाब ने मेहरब भैरव सिंह के पूरी तरह से चुप करा दिया। यह जवाब बिल्कुल उनके गांव के उन आदर्श से मेल खाता था जिन्हें वो मानते थे। खुद की मेहनत। इसके बाद भैरव सिंह ने आगे कुछ भी नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों को देखने लगे। उनकी गाड़ी जब गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के आलिशान गेट के अंदर दाखिल हुई, तो वहां के चकाचौंध और सिक्योरिटी देखकर ताऊ जी और ताई जी की आंखें फटी रह गई। तभी उनकी गाड़ी विला नंबर 360 के सामने रुकी, तो विला किसी महल जैसा लग रहा था। ताऊ जी ने अविश्वास में पूछा, यो तेरा घर से है? आगे से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, जी अब आइए अंदर। अंदर का नजारा देखकर गांव से आए उन सभी लोगों के मुंह खुले रह गए। इटालियन मार्बल, कीमती झूमर, नौकरों की फौज, ये सब देखकर मीरा की मां ने मीरा का हाथ पकड़कर पूछा, मीरा, तू तू यहाँ रहती है? उनकी बात सुनते ही मीरा ने घबराकर अर्जुन की तरफ देखा। तभी अर्जुन ने स्थिति संभाली। अर्जुन ने मीरा की मां की तरफ देखकर कहा, माँ जी, जब मीरा को हॉस्टल में परेशान किया जा रहा था तब मैंने उसे यहाँ शिफ्ट होने को कहा था। ये घर सुरक्षित है और आप चिंता मत कीजिए। मीरा यहाँ बिल्कुल भी गेस्ट की तरह रहती है। इसके सम्मान पर कोई आंच नहीं आई। उसने पहली बार यशोदा को माँ जी कहकर पुकार दिया था। वहीं भैरव सिंह हॉल के बीचों बीच खड़े थे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर ठोंकी, अपनी कड़क आवाज में कहा, सुन छोरे, तेरे पास बहुत पैसा होगा, महल होगा, लेकिन हमारे गांव की छोरी ऐसे गैर मर्दों के घर में न रहती। यह हमारी इज्जत के खिलाफ है। आज रात हम यहाँ रुके हैं क्योंकि हम थक गए हैं, लेकिन कल सुबह मैं मीरा और उसकी माँ यशोदा को लेकर वापस गांव जा रहा हूँ। ये सुनता ही मीरा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने ताऊ जी के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, ताऊ जी नहीं, मेरी पढ़ाई, मेरा फ्यूचर। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी आगे से ताऊ जी ने चिल्लाकर कहा, चुप रह, ये फ्यूचर फ्यूचर कुछ ना होता। संस्कृति सबसे ऊपर हो से। तूने जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब गांव चलेगी, चूल्हा चौका संभालेगी। मैं तेरी शादी करवाऊंगा किसी भी शहर वाले छोरे के साथ, तो मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उनकी बात सुनकर मीरा फुट फुट कर रोने लगी। अर्जुन का खून खोलने लगा। मीरा की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता था। उसका मन किया कि वो अपने गार्ड्स को बुलाए उस घमंडी ताऊ जी को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वो जानता था कि ऐसे करने से मीरा अपनी माँ और परिवार की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। उसे यह लड़ाई भी दिमाग से लड़नी थी, इसलिए अर्जुन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो ताऊ जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन ने आंखों ही आंखों में डालकर कहा, ताऊ जी, मेरा कहीं नहीं जाएगी। वो मीरा और ताऊ जी के बीच में जाकर दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसकी बात सुनते ही आगे से भैरव सिंह ने गुस्से में अपनी लाठी उठाकर कहा, क्या कहा तूने? आगे से अर्जुन ने कड़क स्वर में कहा, मैंने कहा कि मीरा कहीं नहीं जाएगी। मीरा यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। आप उसे उसके सपनों से दूर नहीं कर सकते। अर्जुन की आवाज में अब वो अग्निहोत्री वाली दहाड़ थी।
जो किसी को भी झुका सकती है। तभी ताऊ जी ने शेर की तरह गरज कर कहा, तू कौन होता है मेरे परिवार के फैसले लेने वाला? तेरा इससे क्या रिश्ता है? अर्जुन ने बिना पलक झपकाए जवाब देकर कहा, मैं वो हूं जो इसकी हर तकलीफ में इसके साथ खड़ा होता हूं। मैं वो हूं जो इसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप इसके ताऊ जी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर आप मेरा को जबरदस्ती यहां से लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये कहकर वो कॉन्फिडेंस से ताऊ जी की आंखों में देखने लगा। उसकी इस हरकत से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मीरा की माँ और ताई जी कांप रही थी। वहीं भैरव सिंह ने अर्जुन की आंखों में एक ऐसा खौफनाक और अटल दृढ़ निश्चय देखा जो उन्होंने किसी भी इंसान में नहीं देखा था। वो समझ गए कि ये लड़का कोई मामूली लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी भैरव सिंह ने अपनी लाठी नीचे करके कहा, ठीक से, तो खुद को बड़ा समझ रहा है ना सुरमा? तो कल सुबह मेरे सवालों के जवाब देना। मैं देखूंगा तुम मेरी भतीजी के लायक से भी है ना। अगर तू मेरे इम्तिहान में फेल हो गया तो मैं मीरा को घसीट ले जाऊंगा और तू कुछ न कर पाएगा। आगे से अर्जुन ने चैलेंज एक्सेप्ट करके कहा, जी मंजूर है। अब क्या अर्जुन सभी सवालों के जवाब देकर अपनी मीरा को अपने पास रख पाएगा या नहीं, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो, अपने दोस्तों तक शेयर किया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि कहानी कैसी लग रही है।